हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट के ओम्स लॉ के बारे में देखा था। हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ क्या होता है। इसमें हमने देखा था कि जब भी किसी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट उसमें से फ्लो करता है। जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। तो वहीं से हमारा रिलेशन क्या आया था, V = IR, जहां R जो कांस्टेंट रखा था इसको हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस। तो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में, ठीक। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो रेजिस्टेंस को आप जनरली हम अपने जनरल लाइफ में जो ट्रैफिक है उसके कॉन्सेप्ट से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हम इससे समझते हैं कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, जब रास्ता एकदम खाली होता है तो आप क्या करते हैं, स्मूथली मूव करते जाते हैं। पर कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ जाए या कहीं पे जाम आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, तो आपको क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। यानी आपकी स्पीड क्या करती है, कम होती है, ठीक। तो आपकी स्पीड रिड्यूस किस वजह से हुई, उस ट्रैफिक की वजह से रिड्यूस हुई। तो सेम काम रेजिस्टेंस का होता है। वायर में करंट फ्लो कर रहा है मस्ती से, आराम से, बिना टेंशन के। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस का काम क्या है, बीच में स्पीड ब्रेकर का काम करना, ट्रैफिक का काम करना, तो उसकी वजह से स्पीड क्या कर जाती है, करंट के फ्लो की कम कर जाती है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर हमें रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, ये अपोज करता है करंट को फ्लो करने से। किसी भी वायर के अंदर वो फैक्टर जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो समझ में आया रेजिस्टेंस का काम। सिंपल सा शब्द क्या है, ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, ठीक। ब्रेकर का काम करेगा, स्पीड ब्रेकर। रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, it opposes the flow of a conductor opposes the flow of a current through conductor, ठीक। अब स्पीड ब्रेकर्स कई जगह हम देखते हैं, नाकाबंदी भी होती है पुलिस की, तो वही बैरियर्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस भी एक तरह से क्या है, बैरियर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, करंट के फ्लो को अपोज कर रहे हैं। तो अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका डिपेंड करता है कब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कब रेजिस्टेंस कम होगा, तो कैसे पता चलेगा। अब इस तरह समझते हैं, मान लीजिए एक सब्सटेंस है जिसका लेंथ L है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब यहाँ पे पुलिस बैरियर्स लगी हुई है सपोज इस L लेंथ पर। तो जब भी आप इसको क्रॉस करेंगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा मतलब क्या हुआ, आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। पर हम इसी बैरियर को और ज्यादा एक्सटेंड कर दें, यानी L लेंथ का वायर और रख दे यहाँ पे, तो पहले जो टाइम लग रहा था, अगर इसके बाद पुलिस बैरियर खत्म हो जाता था, वापस से आप क्या कर सकते थे, स्पीड अप कर सकते थे, आराम से जा सकते थे। पर इसने L लेंथ और एक्सटेंड कर दिया, यानी क्या हो गया, आपको और ज्यादा बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे, यानी आपको टाइम और ज्यादा लगेगा, स्पीड आपकी और ज्यादा कम रहेगी। तो जब भी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैरियर उतना ज्यादा क्या होगा, आपको मूव करने में दिक्कत होगी। तो करंट के साथ भी वही होता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा करंट को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अपोज कर रहा है रेजिस्टेंस इसको फ्लो करने से। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक। समझ में आया, हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं यानी बैरियर्स को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, मूव करने में दिक्कत होगी, ज्यादा दिक्कत हो रही है, करंट को भी दिक्कत होगी, उसको भी रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, यानी लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। सेकंड फैक्टर के ऊपर आते हैं, एरिया। हम सड़क की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। एरिया मतलब, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल में जो विड्थ है रोड की W का, यहाँ पे दो बैरियर्स लगे हुए हैं, ठीक। तो आपको मूव करने में दिक्कत हो रही है, पर रोड को हमने क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया, डबल कर दिया विड्थ को। सपोज ये जो दो बैरियर्स थे,
अब इन बैरियर्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि विड्थ बढ़ने की वजह से रोड की चौड़ाई बढ़ गई, तब आप और इजीली मूव कर सकते हैं। आप इजीली मूव कर पा रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस क्या कर गया है, कम कर गया है। जब मूव करने में आपको दिक्कत बढ़ रही है, मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जब आप दिक्कत कम हो रही है आपको मूव करने में, यानी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जैसे हमने रोड को चौड़ा कर दिया, और रोड को चौड़ा कर दिया तो ट्रैफिक भी क्या करेगी, इजीली मूव कर सकती है। यानी विड्थ बढ़ने की वजह से आपकी मूवमेंट क्या हो गई, इजी हो गई। मूवमेंट इजी हो गई, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सेकंड फैक्टर हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, ये तो हम ट्रैफिक की बात कर ली, पर एक फैक्टर है जो कंपलसरी है, रोड किस तरह का है। हमारा हाईवे वाला एकदम बढ़िया स्मूथ रोड है तो आपकी स्पीड वैसे भी ज़्यादा रहेगी, पर हमारे गांव वाले रोड हो जाए जिसपे क्या होते हैं, आपके जो कच्चे रोड होते हैं उस पर चलने में दिक्कत आएगी। तो आपका कितना भी खाली रहे, पुलिस रहे चाहे ना रहे, तब भी आपको चलने में दिक्कत होगी। तो एक फैक्टर और क्या इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे आप रोड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि रोड जितनी अच्छी होगी, बैरियर रहे चाहे ना रहे, आप उतने अच्छे से मूव कर सकते हैं। शहर का रोड हाईवे है एकदम फर्स्ट क्लास, हमारा नोएडा एक्सप्रेसवे समझ लीजिए, तो हमारी मूवमेंट उतना ज़्यादा, वहाँ पे देखते हैं हम गाड़ी 150, 160, 200 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। पर वही गाँव वाले रोड पर आ जाइए, जो हमारी पगडंडियाँ होती हैं, उस पर आप गाड़ी 200 भगा सकते हैं, नहीं भगा सकते। यानी नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जो नेचर होता है क्या कहते हैं, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, R विल बी प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, रो L बाई A, जहां रो क्या होती है हमारी रेजिस्टिविटी, जो किस पे होती है, आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। यानी हमारे रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, R विल बी इक्वल टू रो L बाई A। ये भी एक फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पोटेंशियल और करंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, कि हमने कहा था V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR। तो R क्या होगा, V बाई I। और VI ग्राफ की बात करिए, इस लाइन का स्लोप बताना हो, अगर ये V है ये I है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू VI। यानी एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता क्या है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ठीक, करंट और पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस देता है। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो अभी तो हमने जो देखा वो क्या था, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ सब्सटेंस, उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। एक फैक्टर और होता है टेम्परेचर। तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पर भी हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राफ्स को देख के हम कैसे बताएंगे रेजिस्टेंस कम है कि ज्यादा है, देखते हैं। सपोज VI ग्राफ दिया है, ठीक, कह रहा है A सब्सटेंस है उसका VI ग्राफ ये है, B सब्सटेंस है इसका VI ग्राफ ये है, जहां ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ये एंगल बीटा है। ऑब्वियसली अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, A का रेजिस्टेंस ज्यादा है कि B का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम इस तरह समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी कोई बात नहीं। टेन थीटा जिसका ज्यादा होगा, टेन थीटा में क्या डिनोट करता है, स्लोप को डिनोट करता है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, अगर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो टेन थीटा 1 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन टेन थीटा 2।
जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका टेन थीटा ज्यादा होगा, यानी जिसका टेन थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। सिंपल है। हमने कहा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी आप क्या कहेंगे, टेन अल्फा इज ग्रेटर देन टेन बीटा, यानी स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। ए का स्लोप बी से ज्यादा है वी आई ग्राफ का, और जो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ होता है हमें देता क्या है, रेजिस्टेंस देता है। जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी सिंपली क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो यहाँ पे आप सिंपल शब्दों में ध्यान दे सकते हैं, अगर वी आई ग्राफ है तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, एंगल किससे होना चाहिए, करंट एक्सिस से। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, मान लीजिए यहीं पे ग्राफ ऐसा दे देता, सेम ग्राफ कह देता है ये एक्सिस आई है, ये एक्सिस वी है, और अगेन ये ग्राफ ऐसे ही होता ए एंड बी। अब यहाँ पे पूछता है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पे स्लोप की बात कर रहे हैं तो v बाई आई की बात कर रहे हैं, यानी एंगल हम किससे लेंगे, आई एक्सिस से। तो अब यहाँ से आप एंगल लेके डिसाइड नहीं करेंगे, अब यहाँ से एंगल देखेंगे, और सपोज ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा, तो इस केस में अल्फा क्या हो गया, लेस देन बीटा हो गया, यानी स्लोप ऑफ ए क्या होगा, लेस देन स्लोप ऑफ बी, क्योंकि हम करंट एक्सिस से एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस केस में रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। ठीक, तो बस हमें ये देखना है, करंट एक्सिस से जो लाइन जितना ज्यादा स्लोप बना रहा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो ग्राफ्स को हम समझ सकते हैं, अगर हमें ग्राफ गिवन है तो ग्राफ देख के बता सकते हैं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका कम। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, हमने फैक्टर्स की बात की थी। सबसे पहले कौन सा होता है, लेंथ, दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ टेम्परेचर। ठीक, हम देखेंगे कौन सा फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। हमें इतना तो मालूम है, लेंथ चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज ध्यान देते हैं, मान लीजिए कोई वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्या, पहले ये समझते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज दिस इज वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका फ्रंट फेस होगा, ये आप इधर से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये सर्किल, तो ये क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, सर्कुलर वायर के केस में हम कहते हैं, मान लीजिए कोई वायर है जिसका लेंथ क्या था, L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक, हमने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कुछ इस तरह से किया कि इसका लेंथ चेंज होकर क्या बन गया, n टाइम्स L। ठीक, L से कुछ ज्यादा बढ़ गया n टाइम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश। तो अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमने क्या किया, इसका लेंथ चेंज कर दिया, स्ट्रेच करके किया है, ऐड नहीं किया है इसमें कुछ। ठीक, तो अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि
ऐड और स्ट्रेच करने में फ़र्क क्या है? मान लीजिए आप घर में आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, फैमिली में है, आप रह रहे हैं, मम्मी पापा है, बस आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, या तो मम्मी से लेंगे या तो पापा से लेंगे। जैसे मम्मी से आपने 30 रुपया लिया तो पापा से 70 ले लेंगे, पापा से 40 लिया तो मम्मी से 60 ले लेंगे। ओवरऑल आप मम्मी पापा से ले रहे हैं, फैमिली से। पर वहीं पे क्या है, कोई गेस्ट आ जाए आपके घर में तो आपका सोर्स एक्स्ट्रा हो सकता है। घर जब जाते हैं, जब भी कोई गेस्ट आते हैं, जाते वक्त कुछ पैसे देते हैं, पहले दिया करते थे, अभी पता नहीं, लेकिन फिर भी देते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया। तो यानी जो आपको गेस्ट ने पैसा दिया वो आउट से आपका क्या हो गया, आउटवर्ड इनकम, घर से अलग हटके एक्सटर्नल इनकम। तो यानी एक्सटर्नल वहां पे इन्वॉल्व हो गया। अब आपका कांस्टेंट नहीं रहा, हो सकता है मम्मी से 20 ले लें, पापा से 30 ले लें, बाहर वाले ने 50 दे दिया। पर अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा है तो जो भी आपका इनकम है मम्मी पापा से ही होगा, फिक्स रहेगा, या तो मम्मी से मिलेगा या तो पापा से, जाएगा तो आपके घर से ही। तो सेम चीज है, जब तक एक्सटर्नल से कोई चीज ऐड ना किया जाए तब तक हमें मालूम है वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। ठीक, इसी में एडजस्ट होगा। लेंथ आप चेंज करेंगे तो एरिया चेंज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग लेंथ ज्यादा होगा तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया ज्यादा करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे मम्मी पापा से आप पैसे ले रहे थे, तो अगर जब तक कोई एक्सटर्नल इसमें ऐड नहीं किया जाए, हम कुछ भी एक्सटर्नली ऐड नहीं कर रहे, हमने इसको स्ट्रेच किया यानी एक्सटर्नल कुछ भी एडिशन नहीं किया हमने, इसका वॉल्यूम क्या चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इन बोथ केस में हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पहले हमारा ओरिजिनल क्या था, इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी A into L will be equal to A dash into N into L। पहले इसका रेजिस्टेंस था कितना, R will be equal to रो A by L। अब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, अगर स्टील का वायर है, हमने उसको स्ट्रेच किया तो रहेगा तो स्टील ही वो, ऐसा तो है नहीं स्ट्रेच करने के बाद स्टील से वो एल्युमिनियम बन जाए। तो सब्सटेंस चेंज नहीं करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि हम जब स्ट्रेच करते हैं उससे सब्सटेंस चेंज नहीं करता है। यानी नया रेजिस्टेंस वो कितना जाएगा, R डैश विल बी इक्वल टू रो A डैश बाई L डैश। A डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या कहेंगे, A डैश विल बी इक्वल टू L से कैंसिल आउट A बाई N। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, R डैश विल बी इक्वल टू रो A डैश की वैल्यू कितनी है, A बाई N डिवाइडेड बाई L डैश की वैल्यू कितनी है, N इंटू L, यानी कितना आ गया 1 बाई एन स्क्वायर रो, हमने फॉर्मूला दिया सॉरी, रो L बाई L होता है तो एन एल बाई ए बाई एन। ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे, n ऊपर आ जाएगा तो n स्क्वायर रो L बाई ए। जहां रो L बाई ए की वैल्यू है कितनी, फॉर्मूला हमारा रो L बाई ए। ठीक, जहां रो L बाई की वैल्यू कितनी है, R है, तो जो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, R डैश विल बी इक्वल टू N स्क्वायर R। ठीक, तो जब भी आप लेंथ चेंज करेंगे तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और n टाइम्स चेंज करेंगे तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो क्या है, इस तरह देखते हैं। R इक्वल टू होता क्या, रो L बाई ए होता है हमारा। ठीक, वॉल्यूम हमारा है क्या, कांस्टेंट है। ठीक, मान लेते हैं कांस्टेंट कितना है, V। आप यहां से क्या कहेंगे, A इंटू एल विल बी इक्वल टू V, यानी A की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, V बाई L। A की वैल्यू यहां पुट करिए तो क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू रो L बाई V बाई L, यानी क्या आ जाएगा, रो बाई V इंटू L स्क्वायर। यानी यहां से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी फिक्स है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी R विल बी प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर।
रेजिस्टेंस क्या होगा, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा जब चेंज की बात करेंगे। यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट R1 by R2 will be equal to L1 square by L2 square। इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे रखते हैं तो कैसे हो जाता, L1 था कितना L, L2 हो कितना गया NL। हम क्या कहते हैं, पहले रेजिस्टेंस R था, बाद में रेजिस्टेंस R डैश हो गया, विल बी इक्वल टू L बाई NL का होल स्क्वायर, L से L कैंसिल आउट, यानी R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया N स्क्वायर R। क्या उतना ही आया जितना हमारा पहले आया था, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक, समझ में आया कैसे किया। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसको हमने यूज करके ए की वैल्यू एल के टर्म से पुट कर दी, तो हमें वहां से क्या मिल गया, रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। हम रिलेशन क्या बना लिया, R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। ठीक, तो ये लेंथ का वेरिएशन होता है। अगर यहीं पे हमें एरिया का वेरिएशन पूछे, सेकंड फैक्टर देखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना हमें मालूम है, एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा ये देखते हैं। हमने कहा एक वायर था, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, लेंथ एल था। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या किया, पहले से n टाइम्स कर दिया, नया लेंथ एल डैश हो गया। ठीक, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, अगेन हमने एक्सटर्नल कुछ भी ऐड नहीं किया, इसी को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, विच मीन्स इनिशियल वॉल्यूम जो कि क्या है AL शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम यानी L डैश इंटू NA। यहाँ से L डैश की वैल्यू आ कितनी जाएगी, नया लेंथ, A से कैंसिल आउट यानी L बाई N। पहले रेजिस्टेंस था कितना, तो रो L बाई A, नया रेजिस्टेंस हो कितना आ गया, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, R डैश विल बी इक्वल टू L डैश यानी L बाई N, रो टाइम्स डिवाइड बाई NA, कितना आ जाएगा 1 बाई N स्क्वायर रो L बाई A। जहाँ रो L बाई A है क्या R, क्या कहेंगे R डैश विल बी इक्वल टू 1 बाई N स्क्वायर टाइम्स R, यानी रेजिस्टेंस 1 बाई N स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज करेगा। ठीक, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड से भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है हमारा, अगेन वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट मान लेते हैं V, यहाँ से हम क्या कहेंगे A इंटू एल विल बी इक्वल टू V, यानी L इज इक्वल टू V बाई A। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A विच विल बी इक्वल टू रो इंटू V बाई A स्क्वायर। ठीक, यानी R क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। इस रिजल्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, R, नया रेजिस्टेंस R डैश, पुराना एरिया था कितना A, A1 की वैल्यू A रखेंगे तो बाई A, नया एरिया कितना हो गया N इंटू A,
यानी n इंटू ए होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, r डैश विल बी इक्वल टू 1/r n स्क्वायर टाइम्स r। यही रिजल्ट आया जो पहले आया था, ठीक। यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/n स्क्वायर टाइम्स r होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा एरिया फैक्टर होता है, किस तरह से अफेक्ट करता है हमारे रेजिस्टेंस को। थर्ड फैक्टर देखते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर फैक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ कैसे वेरी करता है। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं जहाँ आर टी क्या डिनोट करता है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर नॉट क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, इस फैक्टर से हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट आता क्यों है। ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमने फ्लो ऑफ करंट पढ़ा था, उसमें होता क्या था, जब हम एनर्जी सप्लाई करते थे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती थी, जिसकी वजह से वो क्या करता था, एक्सेलरेट करता था, मूव करता था। ड्यूरिंग मोशन वो क्या करता था, डिफरेंट पार्टिकल से कोलाइड करता था। अब एक वेलोसिटी से आ रहा है, पार्टिकल से कोलाइड किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यही कारण होता है रेजिस्टेंस का, जितना ज्यादा कोलाइड करेगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम होगी, उतनी बार वेलोसिटी कम होगी। यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब होता क्या है, टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी मिलती है तो और ज्यादा तेजी से आता है। जितना तेजी से जाएगा उतना ज्यादा कंट्रोल कम रहेगा उसके ऊपर, यानी वो उतना ज्यादा कोलाइड करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब आप साइकिल चला रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, कुछ सडनली सामने आएगा तो आप मुड़ के बच सकते हैं, पर बहुत तेजी से जा रहे हैं तो आपको टाइम कम मिलता है, कोलाइड भी कर सकते हैं आप। तो जितना ज्यादा एनर्जी होगा, नंबर ऑफ कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बार कोलाइड करेगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड कम होगी, तो हम क्या कहेंगे, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब हम टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे हमने टेम्परेचर अप्लाई किया। टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, और ज्यादा रैंडम तरीके से मूव करेंगे, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाएगा यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो कंडक्टर में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इंसुलेटर्स में इसका अपोजिट होता है। इंसुलेटर्स में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। नोट करके इस बात को ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। When temperature increases, resistance of conductor increases since number of collision increases। वहीं सेकेंड केस में इंसुलेटर में when temperature decreases, resistance of insulator decreases।
अब यहाँ पे आप कहेंगे कंडक्टर में क्यों इंक्रीज कर रहा है, इंसुलेटर में क्यों डिक्रीज कर रहा है। सिंपल से आप समझ सकते हैं, कंडक्टर्स में क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऑलरेडी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यानी वहाँ कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगी। पर इंसुलेटर में क्या है, खाली रोड है, लॉकडाउन में एकदम रोड पे कुछ है ही नहीं। अब गलती से हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ज़्यादा एनर्जी दिया तो एक आध इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाहर आ जाए, ठीक। शेर बन के जैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो बाहर रोड पर आएगा काम करने, भाई जरूरी है, भले पुलिस के डंडे पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो रेजिस्टेंस में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए रोड पर। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, रोड तो खाली है तो आराम से मूव कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो हो सकता है उस पर करंट फ्लो कर जाए। तो इसलिए कहते हैं कि जब इंसुलेटर की बात करें, रोड वैसे ही खाली, कुछ है ही नहीं, तो हो सकता है एक आके इलेक्ट्रॉन आ जाए तो शायद करंट फ्लो करने लगे, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जबकि कंडक्टर के केस में ऑलरेडी फुल ट्रैफिक चल रही है, ठीक, उसमें आपने और ज़्यादा गाड़ियाँ रख दी रोड के ऊपर, यानी और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगी, यानी स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दोनों केस अपोजिट है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने करंट सप्लाई किया तो और ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ आ गई, तो रेजिस्टेंस क्या करना है, इंक्रीज ही होना है। जबकि इस केस में क्या है, लॉकडाउन है, रोड पे कुछ भी नहीं है, आपने और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई किया तो हो सकता है एक आध गाड़ी रोड पर आ जाए, तो इसलिए मूव करेंगी। इसलिए हम कंडक्टर के केस में क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जबकि इंसुलेटर के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक। तो ये फैक्टर होता है टेम्परेचर, ठीक। रेजिस्टिविटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी घर पे रहिए, स्टे सेफ।